Hello everyone, welcome to BioWise Learning. I hope you all are doing well and you are taking care of your health also. Today's topic of discussion is all about the DNA structure. DNA structure के बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरीके का DNA स्ट्रक्चर होता है, कितने टाइप्स होते हैं DNA स्ट्रक्चर के, किस तरीके से डिवीजन किया जाता है DNA स्ट्रक्चर का, किस तरीके से DNA का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें किस तरीके से कैसे वो बनता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलकर के पूरा डीएनए स्ट्रक्चर बनता है, क्यों हम इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, किस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, किस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए का जो ओरिएंटेशन होता है वो डिसाइड किया जाता है। वी गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर। पकरिंग कैसे होती है, 3D स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कुछ पार्ट डिवाइडेड होंगे डीएनए स्ट्रक्चर का। डीएनए के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करना एक ही पार्ट में पॉसिबल नहीं है, तो मे बी 1 और 2 पार्ट्स आएंगे जिसमें मैं पूरा आपको बायोकेमिस्ट्री से लेकर के डीएनए स्ट्रक्चर की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तक लेकर के चलूंगी। सब कुछ एक ही साथ पढ़ाया जाएगा, कुछ भी ऐसे ब्रेक उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा कि कोई चीज़ आपको बायोकेमिस्ट्री में अगर आप CSIR का सिलेबस देखेंगे तो डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड के बारे में कुछ चीज़ें यूनिट 1 में होती हैं और कुछ चीज़ें यूनिट 3 में होती हैं। तो इस तरीके से डिवीजन होता है, कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पार्ट होता है, कुछ बायोकेमिस्ट्री पार्ट होता है। तो मेरी कोशिश ये है आपको एक ही साथ न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, मेनली डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए में किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर बनता है वो आपको एक ही साथ समझ में आए, जिससे कि आप रिलेट कर पाए कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता कैसा है। देन फिर मैं आपको लेके चलूंगी आगे कि किस तरीके से रेप्लिकेशन होते हैं, किस तरीके से कॉपीज बनती हैं डीएनए की। तो आई एम रिक्वेस्टिंग जस्ट टू स्टे ट्यून विद मी, जिससे कि आपको पूरा शुरू से लेके एंड तक सब कुछ आपको पता चले। तो हम शुरू करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में कि एक्चुअल में डीएनए होता क्या है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनता है। तो जैसा कि हमें सब पता है, जो डीएनए को हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए। पॉली मीन्स मेनी, मोर देन 8 वीकेंड से, जब बहुत ज़्यादा ऑक्टा के बाद हम अगर कोई नंबर को डिसाइड नहीं कर पाते तो हम वहाँ पे पॉली यूज़ करते हैं। एंड न्यूक्लियोटाइड चेन मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगी न्यूक्लियोटाइड क्यों बोला गया है। वो ट्विस्ट होती है अराउंड ईच अदर और क्या बनाती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। हेलिकल मीन्स इस तरीके से, ये हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो डीएनए का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है, इसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जो बैकबोन होती है वो डीएनए की, वो किससे कंपोज्ड होती है, उसमें होते हैं शुगर एंड फॉस्फेट रेसिड्यू। किस तरीके से बनते हैं शुगर एंड फॉस्फेट रेसिड्यू, हम इस लेक्चर में पूरा सब कुछ डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा आप लोग। The base project inward but are accessible through the major and minor group। कुछ मेजर ग्रुप्स होते हैं, कुछ माइनर ग्रुप्स होते हैं। उसमें किससे मिलके बना होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। दो चीजें हम पढ़ते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले, कुछ होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स एंड कुछ होता है न्यूक्लियोसाइड्स। जब हम शुगर को अगर हम बेस के साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइन करते हैं तो ये बन के आता है न्यूक्लियोसाइड। बट जब शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट जब हम करते हैं तब ये बन के आता है न्यूक्लियोटाइड। कैसे याद रख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? तो जिस तरीके से मैंने याद रखा था मैं वही तरीका आपको बताऊंगी। अगर देखिए, अगर हम न्यूक्लियोसाइड पढ़ें और न्यूक्लियोटाइड पढ़ें, अगर हम देखें न्यूक्लियोटाइड, ऐसे कितना भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है न्यूक्लियोटाइड, तो भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है, दैट मीन्स उसके पास कुछ चीजें ज्यादा होंगी जो उसे इतना स्ट्रॉन्ग चीज बना रही है, न्यूक्लियोटाइड बना रही है वो उसे, तो उसके पास ज्यादा चीज है। क्या है, 3 चीजें हैं उसके पास एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट आ गया। फॉस्फेट अपने आप में बहुत भारी होता है, इस वजह से इसने न्यूक्लियोटाइड बना दिया। और न्यूक्लियोसाइड बेचारा छोटा सा एकदम, उसके पास फॉस्फेट है ही नहीं, इस वजह से वो न्यूक्लियोसाइड हो गया। ठीक है, आई होप ये जो आपको थोड़ा सा एक मैंने निमोनिक्स दिया है, आइकन से एक आइडिया दिया है ट्राई करने का, आप कर सकते हैं ट्राई। इससे ना आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन भी
किया जाता है कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। आई थिंक बीएचयू के रेट एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था एंड कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, सो दैट्स ओके। हम इस तरीके से इस चीज को याद रख सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट जॉइन विद द शुगर नोन एज 2 प्राइम आएगा यहाँ पे, नॉट 20, इट्स प्राइम नॉट 20, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है एंड बेस उससे अटैच होता है। और जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें सिर्फ शुगर एंड बेस होता है, उसमें फॉस्फेट नहीं होते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर में अलग अलग बॉन्ड्स पाए जाते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन द लेटर पार्ट। नेक्स्ट जो शुगर इन्वॉल्व होती है डीएनए स्ट्रक्चर में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो होती है राइबोज शुगर, जो कि एक पेंटोज शुगर होती है। वाई पेंटोज, जैसा कि हम स्ट्रक्चर देखें, अगर ये हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करें 1 2 3 4 और यहाँ पे CH2OH जुड़ा होता है, तो एक कार्बन, यहाँ पे 5। तो अगर हम देखें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे 5, तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे हम यहाँ पे नाम देते हैं। 5 कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेंटोज शुगर। पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। तो इसी तरीके से हम जो शुगर का नाम देते हैं पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज में भी और स्पेसिफिक नाम दें तो राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है इन आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होती है इन डीएनए। ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 ही तरीके के होते हैं, एक आरएनए होता है, एक डीएनए होता है। आज के लेक्चर में मेनली हम फोकस कर रहे हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी नाम क्यों दिया गया है, अगर हम राइबोज शुगर देखें, ये स्ट्रक्चर देखें अगर हम, तो यहाँ पे जो 2 प्राइम है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, तो हमने इसको राइबोज नाम दे दिया। लेकिन अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें एंड इसके 2 प्राइम पे अगर हम ध्यान दें, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो गायब हो चुका है, मतलब डीऑक्सी बन चुका है। ये डीऑक्सी मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आ चुकी है, इस वजह से इसको हमने नाम दिया डीऑक्सी राइबोज। राइबोज मतलब एक पेंटोज शुगर है ये। इस वजह से डीएनए में जो शुगर पाई जाती है उसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि डीऑक्सीराइबोज हमने नाम क्यों दिया गया है और यहाँ पे नंबरिंग किस हिसाब से हुई है ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से हमने नंबरिंग शुरू करी है। 1 कार्बन को हमने 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और जो ये साइड में CH2OH आता है उसको हमने 5 प्राइम नाम दिया है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर एंड सी। ये डीएनए का मैंने एक स्ट्रक्चर की फोटो यहाँ पे लगाई हुई है, पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर मैंने दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो ज्यादा वाला ये गैप है वो कहते हैं मेजर ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है एक गैप बनना, गड्ढा बनना। तो ये बड़ा गड्ढा है, तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको नाम दिया मेजर ग्रूव। और ये देखिए ये कितना छोटा सा है, इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इसको हम नाम देते हैं माइनर ग्रूव। ठीक है, जो बैकबोन बनती है वो शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर के पूरे डीएनए की बैकबोन बनती है। इससे नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बेसिस इससे अटैच है। बेसिस आपस में कैसे अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अटैच होते हैं। ये पूरा जो एक हेलिकल टर्न होता है, पूरा एक हेलिकल टर्न जहां पे पूरा डीएनए एक टर्न ले रहा है, ये देखिए डीएनए ने पूरा एक टर्न लिया है यहाँ तक। तो ये इसका मेजरमेंट क्या होता है, ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, जिसमें से कि 10.5 बेस पेयर होते हैं। ये वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द डीएनए, क्योंकि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कितने टाइप के डीएनए होते हैं। जो गैप होता है 2 स्ट्रैंड के बीच में वो जनरली होता है 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 2 नैनोमीटर। जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ATGC। अब बात आती है जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि वो किससे मिलके बना होता है, नाइट्रोजनस बेस से, शुगर से एंड फॉस्फेट से। यहाँ पे देखिए एक फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है, ये हमारे पास राइबोस शुगर प्रेजेंट है, डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट है, और ये हमारे पास बेस प्रेजेंट है। इसके स्ट्रक्चर पे मत जाइए, सिर्फ बेस समझिए अभी कि कोई भी XYZ कोई भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। जब एक नाइट्रोजनस बेस का यहाँ से H इसके OH से मिलके H2O का रिमूवल करेगा और यहाँ से एक H2O का रिमूवल होगा एंड यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और ये जाकर के जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ते हैं तो ये मिलकर के बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये न्यूक्लियोटाइड बन गया जिसके पास क्या क्या है, जिसके पास फॉस्फेट है, जिसके पास शुगर है, जिसके पास नाइट्रोजनस बेस है। ये तीनों चीजें मिलकर के हमको मिल गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब बात आती है, ठीक है हमें न्यूक्लियोटाइड मिल गया, उसमें हमने बोला एक शुगर का पार्ट है जिसमें कि राइबोस शुगर हो सकती है आरएनए के केस में, डीऑक्सी राइबोस शुगर हो सकती है डीएनए के केस में, एक फॉस्फोरिक एसिड आकर के जुड़ा जो कि फॉस्फेट जो प्रेजेंट होता है उसका काम करेगा। ठीक है, एक जो जुड़ा वो जुड़ा बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस आर डेरिवेटिव ऑफ टू पेरेंट कंपोनेंट पिरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं पिरिमिडीन्स, एक होते हैं प्यूरिन्स। पिरिमिडीन्स का स्ट्रक्चर देखिए ये होता है, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। आपको क्या करना है, आपको एक एन यहाँ लगाना है, एक एन यहाँ लगाना है, बाकी जहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ वहां पे सी आता है। ये हमने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि अगर हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो वहां पे सी आना है। नाइट्रोजन के बगल में एक डबल बॉन्ड आना है, एक नाइट्रोजन के बगल में डबल बॉन्ड आना है, एक CH के बगल में डबल बॉन्ड आना है, मीन्स ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हमने लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबरिंग किस हिसाब से होगी, ये हमारा हो गया पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर। प्यूरिन का स्ट्रक्चर भी हम ऐसे ही बना लेंगे सेम, इस तरीके से हमारा पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे C, यहाँ पे C, बस पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे और जुड़ जाएगी। सॉरी, कंटिन्यू। यहाँ पे इस और जुड़ गई, ये हमारे डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हमने लगा दिए। ठीक है, अब याद कैसे रखना है, प्यूरिन छोटा है, स्पेलिंग में छोटा है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो बड़ा है, दिखने में बड़ा है। ठीक है, और प्यूरिन में देखिए नंबरिंग किस हिसाब से करनी है, प्यूरिन में U आता है, U से आप याद रख लीजिए ऊपर की साइड से नंबरिंग करनी है एंड जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो प्रायोरिटी हमें नाइट्रोजन को देनी है। तो अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, अब 6 के बाद 7 8 और 9, ये हमारी नंबरिंग हो गई। पिरिमिडीन स्पेलिंग में बड़ा है लेकिन उसका स्ट्रक्चर छोटा है, यहाँ पे कोई U नहीं आ रहा है तो इसकी नंबरिंग ऊपर से ना होकर के इसकी नंबरिंग नीचे से होएगी एंड जो सबसे जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो नाइट्रोजन को दी जाएगी। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सिंपल, ये हो गया पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर और ये हो गया प्यूरिन। छोटा बच्चा है लेकिन उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। हमारे घर में होता है ना, ऐसे हमारा सबसे छोटा भाई, उसका सबसे लंबी हाइट निकल जाती है, तो यही समझ लीजिए यहाँ पे उसकी स्पेलिंग छोटी सी है, बस उसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है। तो हमें एक साइक्लिक बॉडी बनानी है, उसके बगल में छोटी सी साइक्लिक बॉडी और बना देनी है हमें। एंड हमें इसमें नंबरिंग कैसे करनी है, प्यूरिन में U आता है तो हमने ऊपर से नंबरिंग करना स्टार्ट किया। अब डीएनए में और आरएनए में अलग अलग तरीके के पिरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम पिरिमिडीन्स की बात करें, पिरिमिडीन्स में कौन कौन आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। ओके, यूरेसिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है
और अगर हम प्यूरिन्स की बात करें, प्यूरिन्स में क्या आता है, एडेनिन आता है एंड ग्वानिन आता है। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं, गप्पू फनी है आई नो, बट मैंने जिस तरीके से चीजें याद रखी हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। बहुत इजी होता है याद रखना, कि जब बहुत सारी चीजें कलेक्ट होती जाती है ना तो दिमाग में चीजें रहती नहीं है, तो हमें इसी तरीके से फनी वे में चीजें याद करनी होती हैं। तो गप्पू का मतलब क्या हो गया, एक हो गया ग्वानिन, एक ए से हो गया एडेनिन, देन पी से हो गया, पी यू से प्यूरिन, तो गप्पू कम्स विद प्यूरिन। ठीक है, अगर एक आपको निमोनिक से याद हो गया, दूसरा तो आपको पता ही चल जाएगा, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि किस किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे बनते हैं वो स्ट्रक्चर। अगर हम प्यूरिन्स की बात करें, अपने गप्पू की अगर हम बात करें, तो जो एडेनिन होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही रहना है जो प्यूरिन्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने कैसे बताया, ये बताया, यहाँ एन, यहाँ सी एच, यहाँ एन, यहाँ सी डबल बॉन्ड सी, और इससे ये कनेक्ट, देन एन, इधर एक एन, और ये दोनों सी एच कनेक्ट। ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड में ये हो गया। यहाँ पे प्यूरिन्स में ऊपर से हमारी नंबरिंग होनी है, वो अभी हम देखेंगे। जब हम एडेनिन की बात करते हैं, एडेनिन में क्या होता है, अगर हम देखें, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, जो 6th कार्बन होता है वहां पे NH2 आकर के अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो साइंटिफिक नेम बनता है वो बनता है 6 अमाइनो, क्योंकि अमाइनो ग्रुप आकर के अटैच हुआ है तो 6 पोजीशन पे अमाइनो, और क्या है ये प्यूरिन है, तो 6 अमाइनो प्यूरिन। ओके, तो ये हो गया एडेनिन का स्ट्रक्चर। ग्वानिन में क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर प्यूरिन का वही रहेगा, लेकिन अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सेकेंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, 6 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ये तो हमने बचपन में पढ़ा था ना, ऐसे नाम हम देते थे केमिकल स्ट्रक्चर्स को, इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी नाम देने हैं। अगर हम प्रिमिडीन्स में देखें, प्रिमिडीन्स में हमें क्या क्या मिलता है, साइटोसिन मिलता है, थायमिन मिलता है एंड यूरेसिल मिलता है इन द केस ऑफ आरएनए। प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा था, क्या था प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर, P NH N बैलेंस कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो भी है, और एक यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। लेकिन जब हम ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हमारे प्रेजेंट थे, जो H है वो अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी हम चेक कर लेंगे। जब हम साइटोसिन की बात करते हैं, जो कि एक प्रिमिडिन है, अगर उसके यहाँ पे हम नीचे से ही नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सी एंड फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये क्या हो जाता है, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो प्रिमिडिन। ओके, ये हो जाता है। जब हम साइटोसिन से यूरेसिल देखते हैं, तो यहाँ पे जो 4 अमाइनो आ रहा होता है वो अमाइनो ना होकर के 4 ऑक्सी ही हो जाता है, तो ये हो जाता है 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, जब अमाइनो ग्रुप हट गया तो हमारा यूरेसिल हुआ, मतलब जब डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन हुआ तो हमारा यूरेसिल बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन होगा तो क्या बनेगा, तो डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन होता है तो हमारा यूरेसिल बनता है।
और जब यूरेसिल के साथ एक मिथाइलेशन और हो जाता है, मतलब 2,4 डाइऑक्सी एंड मिथाइल कहां पे ग्रुप ऐड हुआ है, 1 2 3 4 5 एंड 6, फिफ्थ पोजीशन पे 5 मिथाइल पिरिमिडीन। जब ये बनता है तो हमारा वो थाइमीन बन जाता है, मतलब साइटोसिन का डीएमिनेशन हुआ फोर्थ पोजीशन पे तो यूरेसिल बना, यूरेसिल में फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइलेशन हुआ तो थाइमीन बन गया। ठीक है, इस तरीके से चीजें हमारी बनती हैं और ये अलग अलग तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन न्यूक्लिक एसिड्स एंड इन डीएनए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव फर्दर एंड सी कि जब डीएनए का सिंथेसिस हो रही होती है तो कुछ अलग अलग बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। अभी सिर्फ बेसिक चीजें चल रही हैं, अभी आपका बेस क्लियर कर रही हूँ मैं। हाई स्टैंडर्ड जो चीजें होंगी वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगी। ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक है, मे भी बहुत लोगों को पता होंगी और मे भी बहुत लोगों को नहीं भी पता होती हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आगे का हायर ऑर्डर थिंकिंग वाली चीजें पढ़ने के लिए। तो जो बेसिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसमें सबसे पहले आता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है CON। जैसे कि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो CON शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो होता है बॉन्ड उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एग्जिस्ट इन अ डीएनए मॉलिक्यूल बिटवीन शुगर and nitrogenous base. The glycosidic bond is formed by the nitrogen carbon linking between the ninth nitrogen of purine. Purine का जो 9th नाइट्रोजन होता है, अभी ये पढ़ लीजिए, जब मैं आगे स्ट्रक्चर समझाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से चीजें कनेक्ट हुई हैं। अभी प्यूरिन का जो 9th नाइट्रोजन होता है 9 नंबर वाला, और प्रिमिडीन का तो 1 फर्स्ट नाइट्रोजन होता है वो कनेक्ट होता है शुगर से, शुगर के कार्बन से, एंड CON बॉन्ड फॉर्मेशन करता है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये किसके बीच में बना, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बना वो बना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, नॉट डाइएस्टर बॉन्ड। सबको ये लगता है कि डीएनए है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी बनता है किसके बीच में, COP, मतलब जो शुगर है और जो फॉस्फेट है उसके बीच में जो बॉन्ड बना वो बना फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ओके, जो फॉस्फोरिक एसिड जब शुगर से कनेक्ट होता है तब जो बॉन्ड बनता है और रिलीज करता है H2O, तब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो बॉन्ड बनता है वो बनता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी। जब अब हम बोलते हैं जब ADP में कन्वर्ट होता है, हाई एनर्जी रिलीज होती है, हाई एनर्जी रिलीज्ड। तो ये हाई एनर्जी रिलीज्ड किस वजह से होती है, कोई ना कोई बॉन्ड टूट रहा होगा तभी तो एनर्जी रिलीज हुई। तो ब्रेक डाउन ऑफ फॉस्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड, तो फॉस्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड ब्रेक होता है तब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी हमारे सेल्स यूज करते हैं टू डू सम एक्टिविटीज। दीज 3 फॉस्फेट ग्रुप, जो 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए में, शुगर से कनेक्ट होते हैं। एक होता है अल्फा जो हमारा शुगर से सबसे पास होता है, देन होता है बीटा, देन होता है गामा। तो जो 3 फॉस्फेट ग्रुप लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ बाय वन अनदर बाय हाई एनर्जी बॉन्ड कॉल्ड फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। व्हेन वन फॉस्फेट ग्रुप इज रिमूव्ड, कोई भी एक फॉस्फेट अगर रिमूव हो रहा होता है बाय ब्रेकिंग द फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड इन अ प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP। जैसा कि हम ये स्ट्रक्चर देखें नाइट्रोजनस बेस का, किसका स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर।
इतना सा। और अगर हम ये पूरा देखें, ये क्या है, इतना पूरा अगर हम देखें, 3 फॉस्फेट जुड़े हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या जुड़ा हुआ है, शुगर जुड़ी हुई है, राइबोस शुगर जुड़ी हुई है। किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया। और न्यूक्लियोटाइड में भी कौन सा न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट में निकाल दूं, ठीक है, लेट मी रब समथिंग कि आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे पॉइंट वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, आई विल लिंक गिव द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक, आई विल प्रोवाइड ऑल द नोट्स इन दैट ग्रुप ओनली। ठीक है, तो अगर हम देखें, मैं क्या बता रही थी, जो ये स्ट्रक्चर होता है, अगर इसमें से मैं इन्हें बोला ये वाला जो फॉस्फेट है वो मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है, ये फॉस्फेट रिलीज हो गया। अब हमारे पास कितने फॉस्फेट बचे, 2 फॉस्फेट बचे। 2 को हम क्या बोलते हैं, 2 को हम बोलते हैं हम डाई, ये एडेनिन अटैच है तो ये हो जाएगा एडीपी का स्ट्रक्चर। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि 2 ही फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर विद यू ऑल। तो फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो 2 फॉस्फेट के बीच में होता है। जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो हाई एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी हमारा सेल यूज करता है टू डू फर्दर वर्क और टू सम एक्टिविटीज। ओके, तो फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है डीएनए के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में, जो कि बहुत ही वेल नोन बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सबसे पहले हम यही बॉन्ड पढ़ते हैं कि डीएनए है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन इतनी तरीके के बॉन्ड हमारे एक डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारा डीएनए इतना ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इन डीएनए और आरएनए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज लिंकेज बिटवीन द 3' कार्बन एटम ऑफ 1 शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक शुगर मॉलिक्यूल का 3' जो कार्बन एटम होता है एंड 5' कार्बन एटम ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल, another dioxy in a DNA and ribose in a RNA. A strong covalent bond formed between the phosphate group of 2 5' carbon ring carbohydrate over the 2 ester bond. अगर हम ये देखें, हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ठीक है, इसका ये 3' और इसका ये 5' आपस में मिलते हैं विद सम एंजाइम। अलग अलग तरीके के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन वाले पार्ट में, कैसे डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। तो कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, रिएक्शन होती है और आपस में 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और H2O का रिलीज करते हैं। तो जो ये बॉन्ड बना COP इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर क्यों, COP जो बन रहा था वो फॉस्फोएस्टर, एक COP ऐसे बना, एक COP ऐसे बना, तो ये 2 एस्टर बॉन्ड बने तो डाइएस्टर। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो 2 इस तरीके से हमारी जो क्या कहते हैं प्राइम बनता है, हमारा जो पोलैरिटी बनती है वो हमारी, अगर हम देखें पोलैरिटी कैसे हुई, यहीं से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 5' फॉस्फेट फ्री हुआ तो ये हमारी 5' पोलैरिटी, यहाँ पे ये देखिए ये 3' कार्बन फ्री है तो ये 3' पोलैरिटी। इसी वजह से हमारा जो डीएनए होता है वो इस तरीके से पोलैरिटी होता है। मतलब यहाँ पे 5' 3' 5', मतलब यहाँ पे 5' फॉस्फेट जो होगा वो फ्री होगा, यहाँ पे 3' OH फ्री होगा, यहाँ पे 3' OH फ्री होगा और यहाँ पे 5' फॉस्फेट फ्री होगा। आई होप ये क्लियर होगा किस तरीके से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना। एंड मुझे अगर ये आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो और आपको आपके बेसिक्स क्लियर करने में मैंने थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी जिनको भी अपने बेसिक्स थोड़े क्लियर करने हैं CSIR के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आप ये लेक्चर उनके साथ शेयर कर सकते हैं।
एंड प्लीज़ लाइक करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपका फीडबैक हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, और आई कैन से टेलीग्राम चैनल, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर प्रिपरेशन ऑल्सो। थैंक यू सो मच।